हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आइए आज हम आपका क्लास 11th की बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बायोलॉजी में आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करने में मदद करेगा, उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर बड़ा आसान सा है। क्योंकि आपने बायोलॉजी लेने का डिसीजन लिया है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब से आपके सराउंडिंग में आसपास जहाँ भी आप चाहे प्लांट देखें या एनिमल देखें, उन्हें काफ़ी गौर से ऑब्जर्व कीजिए, ताकि जब हम कोई चैप्टर पढ़ें और उससे रिलेटेड कोई चीज़ मैं आपको बताऊं, तो आपको ध्यान रहे कि हाँ, मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी है और समझने में वो आपकी मदद करेगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, क्लास 11 बायोलॉजी, लिविंग वर्ल्ड। देखिए, जिस तरह से नाम में ही आपको आंसर नज़र आ रहा होगा कि हम यहाँ बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। देखिए बेटा, ये जो हमारी नेचर है ना, ये बड़ी अमेजिंग है। और अगर आपको ये नेचर अमेजिंग नहीं लग रही, तो एक्चुअल में आपने इस नेचर को ढंग से देखा ही नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मान लीजिए कि किसी दूर डिस्टेंट गैलेक्सी से या किसी और प्लेनेट से, जैसे मैं कहूँ कि मान लो एसगार्ड से, एवेंजर तो आप सब ने देखी है, कोई एक एलियन हमारे इस अर्थ पे आए, तो उसे इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा अमेजिंग क्या लगेगा। सोचिए ज़रा कि मान लीजिए कोई एक दूर प्लैनेट से या डिस्टेंस गैलेक्सी से कोई एलियन हमारे यहाँ आता है, तो उसे इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा अमेजिंग क्या लगेगा। जैसे पीके में आमिर खान आता है ना, वैसे सोचिए ज़रा। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक हमने एलियन बनाया है और वो इस अर्थ पे आया है, और उसे सबसे ज़्यादा अमेजिंग क्या लगेगा। सोचिए। फॉर एन एग्जाम्पल, ताजमहल, या इजिप्ट के पिरामिड, या फिर एफिल टावर। वॉट विल अमेज हिम, आखिर सबसे ज़्यादा उसे अमेजिंग क्या लगेगा। तो बेटा, इनमें से कुछ भी इतना अमेजिंग नहीं है जितनी अमेजिंग है ये नेचर। द नेचर विल अमेज हिम। कैसे? क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर, मुझे तो नेचर इतनी अमेज नहीं करती। वो बेटा इसलिए नहीं करती क्योंकि आपने नेचर को उतने ढंग से देखा नहीं है। चलिए हम एक वीडियो के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि नेचर कितनी अमेजिंग है, और क्या आपको इस वीडियो ने अमेज किया, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, तो आपने ये एक अमेजिंग सा वाइल्ड लाइफ का वीडियो देखा, तो आपको लगा होगा कि वास्तव में नेचर बड़ी अमेजिंग है। तो बेटा, एक्चुअल में इस अर्थ पे अगर सबसे ज़्यादा अमेजिंग कुछ है तो वो नेचर है, जिसमें आपने इस वाइल्ड लाइफ की वीडियो में देखा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमें अमेज फील कराते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, ये तो बात हुई एक छोटे से पार्ट की। कुछ मैं आपको अमेजिंग से डेटा और बताता हूँ इस लिविंग वर्ल्ड के बारे में।
डू यू नो? चलिए, गर्मी का सीज़न है, आम तो आप सब खाते हैं, अभी आप आम खा रहे होंगे लॉकडाउन में। आप कितनी वैरायटी के आम जानते होंगे, मैंगो जानते होंगे? हमने डायग्राम बनाया है, भी आप देख सकते हैं। हद से ज़्यादा आप अल्फांसो जानते होंगे, हापुस आम आता है, बादामी आम आता है ना, केसरी आम भी आता है। क्या आपको पता है कि वी हैव मोर देन 1000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो? मतलब हमारे पास 1000 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं बेटा मैंगोज़ की। क्लियर? चलिए ठीक है, दूसरा डेटा देखते हैं। आइए, इस डायग्राम को देखिए, आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं आप? इसमें आपको बीटल्स नज़र आ रहे होंगे, ग्रीन कलर के बीटल्स आपको दिख रहे होंगे। ये अक्सर आपने देखे होंगे किसी वाइल्ड वेजिटेशन के ऊपर या लाइट के चारों तरफ आपने देखे होंगे। आपको पता है वी हैव मोर देन 3 लाख वेराइटीज़ ऑफ दीज बीटल। हमारे पास 3 लाख से भी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं इन बीटल्स की। चलिए कोई बात नहीं, और देखते हैं। इस फ्लावर को देखिए आप सबने ये फ्लावर देखा होगा, इसको बोलते हैं ऑर्चिड। ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं, डेकोरेशन में बड़ा काम आता है। आपको पता है हमारे पास 20,000 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं ऑर्चिड की। कितनी बेटा? मोर देन 20,000 वैरायटीज ऑफ ऑर्चिड्स। चलिए और देखते हैं। चींटियाँ, चींटियाँ तो आप सब जानते होंगे, आप सबने चींटियाँ देखी भी होगी। कितनी वैरायटीज़ जानते हैं आप? एक वो रेड वाली जो जनरली हमें काट लेती है, बाइट कर लेती है, एक वो ब्लैक वाली, एक उससे थोड़ी बड़ी ब्लैक वाली और आपने देखी होगी। वी हैव मोर देन 20,000 वैरायटीज़ ऑफ आर्ट्स। तो बेटा अगर हम इस नेचर को ऑब्जर्व करने निकले तो ये नेचर एक्चुअल में बड़ी अमेजिंग है। चलिए ये तो बातें हुई ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म के अलावा भी इस अर्थ पे जो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स हैं जहां ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो भी बेटा बहुत अमेजिंग है। चाहे वो कोल्ड माउंटेन हो, आप देख सकते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट हो। डेसिडियस फॉरेस्ट बेटा वो फॉरेस्ट होते हैं जिनमें एक सीजन में वो अपनी सारी लीफ को एक साथ गिरा देते हैं, जिनमें पतझड़ का सीजन आता है, ऑटम जिनमें आता है। चाहे वो ओशियन लाइफ हो, आप अंडमान निकोबार कभी गए हो, स्कूबा डाइविंग आपने देखी हो या करी हो, तो आप ओशियन लाइफ को देखिए, या वो फ्रेश वाटर लेक्स हो, चाहे वो डेजर्ट हो या फिर वो हॉट स्प्रिंग, ये सब हमें अमेजिंग फील कराते हैं, लीव्स अस स्पीचलेस। इसके अलावा चाहे वो गैलोपिंग हॉर्स हो, दौड़ते हुए घोड़े हो, माइग्रेटरी बर्ड्स हो, या हो वैली ऑफ फ्लावर्स। जैसे अभी आपने नाम सुना हो कि कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्यूलिप्स जो हैं वो अब लग चुके हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के चक्कर में वो गार्डन जो है वो लोग वहाँ नहीं जा पा रहे, तो उसका आनंद नहीं ले पा रहे। या फिर आपने किसी हॉलीवुड की मूवी में एक शार्क को अटैक करते हुए देखा हो जिसमें आपको डर लग जाता है। ये सब हमें अमेजिंग फील कराते हैं। मैं आपको इनको पिक्चर्स के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप देखिए, इसमें हमने आना सागर लेक की पिक्चर ली है जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है, या फिर हमारे राजस्थान के डेजर्ट। क्लियर? और देखिए माउंटेन्स, देखिए आप जो स्नो कवर्ड होते हैं। शिमला आप गए होंगे, हम राजस्थान वालों ने जनरली क्या होता है बर्फ़ देखी नहीं होती, तो हमें बड़ा मज़ा आता है। डेजर्ट हमारा राजस्थान में खूब है, आना सागर जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा ऊपर डायग्राम में आप देख सकते हैं मैंने जो है हॉट वाटर स्प्रिंग बनाया है, गैलोपिंग हॉर्स है, वैली ऑफ फ्लावर है, आप देख सकते हैं, या फिर शार्क जो अटैक करती है। ये सब हमें अमेजिंग फील कराते हैं और ये एक्चुअल में अमेजिंग है। तो नेचर जो है बेटा वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और हमें इस नेचर की ही स्टडी करनी है। इस नेचर में जो लाइफ है हमें उसी की स्टडी करनी है, जिसे आप एक्चुअल में बोलते हैं लाइफ साइंस या बायोलॉजी। हमें इन्हीं की स्टडी करनी है, हमें स्टडी करनी है बायोलॉजी की। आगे बात समझ में? अब देखिए बेटा, बायोलॉजी जो है अगर इस वर्ड को हम डिसोसिएट करें तो हमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक है बायो और एक है लॉजी। बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो एक्चुअल में बायोलॉजी में आप स्टडी करते हैं लाइफ की। लेकिन देखिए हमने लिखा है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही है, लाइफ का साइंस है, लाइफ फॉर्म का साइंस है, लेकिन उनमें जितनी भी प्रोसेस हो रही है, चाहे वो लिविंग प्रोसेस है, उनकी भी स्टडी आप बायोलॉजी में ही करेंगे। तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। इसके अलावा बायोलॉजी में और क्या है? देखिए, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी ना सिर्फ आपको लाइफ फॉर्म के बारे में बताता है, बल्कि अर्थ के बिगिनिंग से लेके अब तक जो लाइफ की स्टोरी है, मतलब पास्ट में कैसी लाइफ थी, आज प्रेजेंट में कैसी लाइफ है और इन फ्यूचर कैसी लाइफ होगी, उसके बारे में भी हमें कौन बताता है? बायोलॉजी बताती है। इसके अलावा बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। देखिए बेटा, इवोल्यूशन वर्ड आप सब ने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है। बेसिक मीनिंग की अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, कि इवोल्यूशन का बेसिक मीनिंग क्या है, तो बेटा बेसिक मीनिंग इवोल्यूशन का जो ये है वो है टाइम के साथ साथ बदलाव होना। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि एक बहुत छोटा सा और सिंपल सा एग्जाम्पल है। कभी कभी हम लोग जो है घर में जब हम सफाई कर रहे होते हैं
या हम पुरानी चीज़ों को जब छेड़ते हैं हमारे घर के अंदर तो हमें पुराने एल्बम्स मिलते हैं जिनमें हमारी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, या आपके पेरेंट्स की शादी का एल्बम होता है, तो आप उसमें अपने मदर फादर को देखते हैं तो आप देखते हैं कि आज के 20-25 साल पहले उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, उनकी जो फेस है और जो बॉडी है वो आज वैसी नहीं है, उनमें से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए। इससे आप समझ सकते हैं कि टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं, और बेटा यही चेंजेस जो हैं उन्हें हम कहते हैं एवोल्यूशन। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल था जो 20-25 साल पुराना था। अगर मैं आपकी ही जनरेशन्स की बात करूं तो आपकी जनरेशन में, आपकी फैमिली में आज के 100 साल पहले जो एंसेस्टर रहते थे और आज आप हैं, तो उनमें और आप में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो टाइम सीक्वेंसेस के साथ साथ ऑर्गेनिज्म में जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, उसे ही हम बोलते हैं एवोल्यूशन। देखिए, बायोलॉजी ने एवोल्यूशन को आसान बनाया है, समझने लायक बनाया है, तभी तो आज आप कह पाते हैं कि डायनासोर्स नाम की चीज़ यहाँ हुआ करती थी जो आज आपको देखने को नहीं मिलती। ये किसने बताया? एवोल्यूशन ने बताया, बायोलॉजी ने बताया। क्लियर? अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, वो समझिए आप। देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप जो हैं आपके 100 साल पहले वाले एंसेस्टर को देखें तो उनमें और आप में बदलाव देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे, और इन चेंजेस को ही हम कहेंगे क्या? एवोल्यूशन। बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा, बदलाव के साथ साथ आपके 100 साल पहले वाली जो जनरेशन है, जो आपके पास्ट के एंसेस्टर हैं, उनमें और आप में सिमिलैरिटीज़ भी तो होंगी, और काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ ही होंगी। या मैं कहूँ कि सब कुछ ठीक रहा और मान लीजिए आपकी भी आने वाली जनरेशन्स आई, क्योंकि बेटा लॉकडाउन में भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी हमारी आने वाली जनरेशन्स आएगी, लेकिन मान लीजिए आपके आने वाली 100 साल बाद की जो जनरेशन होगी उसमें और आप में भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होंगी और काफ़ी डिफरेंसेस होंगे। बिल्कुल सही बात है। इवोल्यूशन हमें यह बताता है कि पास्ट के ऑर्गेनिज्म हो या प्रेजेंट के ऑर्गेनिज्म हो या फिर हो ऑर्गेनिज्म फ्यूचर के, ये सब आपस में रिलेट करते हैं। इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं और इनमें डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। सिमिलैरिटी इसलिए हैं क्योंकि पास्ट से प्रेजेंट में और प्रेजेंट से फ्यूचर में हम सब में एक ही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता आया है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलेंगे आप उसको? डीएनए। वापस सुनिए गौर से, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक और प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक हम सब में एक ही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता आया है, दैट इज़ डीएनए। इसलिए हम सब में सिमिलैरिटीज़ हैं। क्लियर? लेकिन ये जो डीएनए हम में ट्रांसफ़र हुआ है बेटा, ये जो डीएनए है वो विथ वेरिएशन ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए हम लोगों में थोड़ी बहुत क्या है, वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप अपने पास्ट के ऑर्गेनिज्म से मैच भी खाते हैं और उनसे डिफर भी हैं, और आपकी आने वाली जनरेशन आपसे मैच भी खाएगी और वो आपसे डिफर भी होगी। क्या आपको ये समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब बात करते हैं आगे अपन। देखिए, आगे मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव बीन इवॉल्व बाय अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं वो सब के सब जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है इवोल्यूशन की, उसके थ्रू इवॉल्व होते हुए आए हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय शेयरिंग सम कॉमन जेनेटिक मटेरियल। हम सब में एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन अप टू अ वेरिंग डिग्री। लेकिन बेटा उसमें थोड़े से क्या है, वेरिएशन। इसीलिए हम सब एक दूसरे से सेम भी हैं और हम सब एक दूसरे से डिफर भी है। क्लियर? तो बेटा बायोलॉजी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनकी लाइफ प्रोसेस के बारे में, उनकी इवोल्यूशन के बारे में, अर्थ पे उनकी कहानी के बारे में, इन सब के बारे में आपको बताएगी। तो आपको इन सब के बारे में इंटरेस्ट लेना है और इनको और जानने की कोशिश करनी है। इज दिस क्लियर? जब हम देखते हैं कि हमारे अंदर ही मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सेल्स में मिलियंस ऑफ केमिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम सब के मन में एक सवाल उठता है, या जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आपने कभी अक्सर एक खबर सुनी होगी कि थोड़ी देर पहले तो जो व्यक्ति था वो बिल्कुल सही था, अब डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया है, या थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल सही थे, अब चल बसे। तो सवाल हमारे दिमाग में उठता है कि यार ऐसा क्या हो गया, 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आदमी जिंदा था, लिविंग कंसीडर हो रहा था, और अब वही आदमी जो है वो 2 मिनट 5 मिनट बाद जो है वो कैसे कंसीडर हो रहा है बेटा? डेड कंसीडर हो रहा है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? आखिर ये जो लिविंग जिसको हम कहते हैं वो है क्या? ये जो हम कहते हैं ना हमारे अंदर जान है, आखिर ये चीज है क्या? तो हमारे मन में सवाल उठता है, व्हाट इंडीड इज लाइफ? आखिर लाइफ है क्या?
देखिए बेटा, इस सवाल के अंदर ही दो सवाल छिपे हैं। पहला सवाल यह है कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंसेस क्या है। लिविंग के पास ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग के पास नहीं है, या नॉन लिविंग के पास ऐसा क्या नहीं है जो लिविंग के पास है। पहला सवाल ये उठता है। और दूसरा सवाल ये उठता है जो कि एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। देखिए बेटा, इस सवाल का जवाब मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, वो आप ढूंढिए। मैं आपको पहले सवाल का आंसर दूंगा कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंसेस क्या है। आखिर लिविंग के पास ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग के पास नहीं है। तो अब आप सोचेंगे, सर क्या बातें कर रहे हो, अब मतलब 11th क्लास में बायोलॉजी हमने ले ली है, क्या हमें इतना भी नहीं पता होगा कि लिविंग के पास ऐसा क्या क्या है जो नॉन लिविंग के पास नहीं है, या लिविंग के ऐसे कौन कौन से कैसेटिक्स होते हैं। देखिए बेटा, मैं आपके इंटेलिजेंस पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, 11th क्लास में बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वे में आएंगे, तो यहाँ आपको पढ़ने का तरीका बदलना होगा। तो आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि लिविंग के कौन कौन से कैसेटिक्स हैं, फिर आप खुद कह देंगे कि यस इट इज़ अ डिफरेंट वे। देखिए, मैंने यहाँ 5 कैसेटिक्स लिखे हैं। पहला लिखा है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सेल, और कॉन्शियसनेस जिसको आप कहेंगे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। आप कहेंगे सर बस 5 ही? यस, हम बाकी सारे कैसेटिक्स को इन्हीं के अंदर इंक्लूड करके पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए, इन 5 में से मैंने आगे लिखा है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के आगे लिखा है नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस के आगे लिखा है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब आप पूछेंगे ये क्या चीज़ें, सर ये तो पांचों के पांचों डिफाइनिंग होते हैं जो लिविंग को डिफाइन करते हैं। नहीं, सुनिए गौर से मेरी बात। यहां हम कैसेटिक्स के बारे में जो बात करेंगे वो 2 टाइप के हैं। अगर कैसेटिक्स के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, अगर वो कैसेटिक्स सारे ऑर्गेनिज्म में बिना किसी एक्सेप्शन के मिल रहा है, तो फिर वो कैसेटिक्स होगा डिफाइनिंग कैसेटिक्स। और मान लीजिए वो कैसेटिक्स मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में है लेकिन कुछ में एक्सेप्शन भी है, तो फिर हम उसे नॉर्मल कैसेटिक्स कहेंगे, डिफाइनिंग कैसेटिक्स नहीं कहेंगे। तो यहां ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि इनके आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे, जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये बिना किसी एक्सेप्शन के आपको सारे लिविंग में देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी तो डिफाइनिंग होते हैं, ये डिफाइनिंग कैसे नहीं हुए? तो वो अपन देखते हैं आगे। देखिए, मैंने लिखा है द कैरेक्टर्स विच हैज नो एक्सेप्शन, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो, उसे ही हम कहेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। तो आज के इस सेशन में हम सबसे पहले समझते हैं ग्रोथ को, कि ग्रोथ कैसा कैसेटिक्स है, क्या वो डिफाइनिंग है, क्या वो नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है। देखिए, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म में आप समझना चाहें तो अगर किसी चीज का मास इंक्रीज हो रहा है तो वो ग्रोथ है, इंक्रीज इन मास। दूसरा, अगर इंक्रीज नंबर हो रहा है तो वो भी ग्रोथ है। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल आर ट्विन कैसेटिक्स ऑफ ग्रोथ। ध्यान रखिएगा, दोनों का होना जरूरी नहीं है, दोनों हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मास बढ़े तो भी ग्रोथ है, सेल का नंबर बढ़े तो भी ग्रोथ है, दोनों में से कोई एक है तो भी ग्रोथ ही होगा। ध्यान समझ में आ गई बात। चलिए, दूसरी बात, ग्रोथ हमेशा इरिवर्सिबल काउंट करनी है। ध्यान रखिएगा, परमानेंट होनी चाहिए। इंक्रीज कैसा होना चाहिए? परमानेंट इंक्रीज होना चाहिए। अगर मान लीजिए वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाए तो फिर वो ग्रोथ काउंट हमें नहीं करनी है। तो ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। वो किसी ऑर्गन के साइज में हो सकता है, उस ऑर्गन के किसी पार्ट में हो सकता है, इवन किसी सेल में भी हो सकता है। क्लियर? ये ध्यान रखना है। तीसरा, ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ बेटा मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। मेटाबॉलिज्म्स हैं, उसमें केमिकल्स फॉर्म होते हैं, एनर्जी यूज भी होती है, एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है, उन सब का रिजल्ट है ग्रोथ। अब यहां कौन से मेटाबॉलिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं? तो बेटा छोटी क्लास में आपने पढ़ा है हमारी बॉडी में 2 तरह की मेटाबॉलिज्म होती है, एक है सिंथेटिक, एक है डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। अगर आप जो हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं तो आप उसे सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं, सिंथेटिक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, दैट इज एनाबॉलिज्म। जैसा कि आपको देखने को मिलता है फोटोसिंथेसिस में, याद कीजिए, जहां आप CO2 और H2 जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जैसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। और दूसरी है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, जिसमें आप एक लार्ज मॉलिक्यूल को, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करते हैं और सिंपल कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म।
जो कि जनरली आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेशन में, जिसमें आप जो है C6H12O6 ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं और CO2 और H2O में वो ब्रेक हो जाता है। तो ध्यान रखिए बेटा, ग्रोथ जो है वो मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है, और मेटाबॉलिज्म दो तरह की होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। क्लियर? चलिए अब हम इस ग्रोथ को जो है बेटा वो डिफरेंट जो है एस्पेक्ट में और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ग्रोथ दो तरीके से और हो सकती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो है बाहर से हो रही है, अंदर से हो रही है, तो आप उसे कहेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या कहेंगे बेटा? इंट्रिंसिक ग्रोथ, जो कि मेटाबॉलिज्म से होती है। लेकिन मान लीजिए किसी में ग्रोथ अगर बाहर से हो रही है, तो आप उसे कहेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड। अब बेटा बाहर से ग्रोथ मेटाबॉलिज्म से नहीं हो सकती, वो होगी अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से, किसी चीज के डिपोजिशन होने से। ध्यान रखिएगा। तो ग्रोथ दो टाइप की हो गई, इंट्रिंसिक भी है, एक्सट्रिंसिक भी है। इंट्रिंसिक का मतलब अंदर से जो हो रही है वो मेटाबॉलिज्म से होगी, ध्यान रखिएगा। किससे होगी? मेटाबॉलिज्म से। और जो बाहर से हो रही है उसे आप कहेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, वो मटेरियल की अक्यूमुलेशन से होगी। क्लियर? चलिए अब हम इसी ग्रोथ को जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम सबसे पहले समझने जा रहे हैं ग्रोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और ग्रोथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कि आखिर इनमें क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। देखिए मैं वापस से रिकॉल करा दूं आपको, मास इंक्रीज हो तब भी ग्रोथ है, सेल का नंबर इंक्रीज हो तब भी ग्रोथ ही है। क्लियर? चलिए पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। आप देखिए हमने एक डायग्राम बनाया है। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीज इन मास को। एक छोटी सेल मैंने बनाई, आप देख सकते हैं। देखिए बेटा एक मेरी बात को मेरी गौर से समझें। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटा, इनके पास देखो एक ही सेल है, सही बात है, और वही सेल ऑर्गेनिज्म की तरह भी काम करती है। ध्यान रखिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। क्लियर? अब आइए समझते हैं। ये एक छोटी सेल मैंने बनाई है, मतलब एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। आप देखिए साइज बड़ा हुआ, इंक्रीज इन मास हुआ कि नहीं हुआ? देखिए साइज और बड़ा हुआ, इंक्रीज इन मास हुआ। अगर मैं कह रहा हूं कि इस सेल का मास इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब बेटा यही कहूंगा ना कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियोप्लाज्म, या मैं कहूं जो प्रोटोप्लाज्म है, वो इंक्रीज हो रहा है। सही बात है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज इन मास वाली ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। तो आप इसे एक नया नाम दे सकते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। समझ में आ गई? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज इन मास का मतलब है इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, जिसे आप कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। दूसरा, इधर आइए मल्टीसेलुलर वाले में आइए। यहां इंक्रीज इन मास का मतलब क्या है? देखिए यहां भी मास इंक्रीज होगा, पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो बेटा बहुत सारी सेल से मिलकर बना है। तो बेटा यहां ध्यान रखिए, जैसे हमारा मास बढ़ता है, इसका मतलब हमारी सेल का मास बढ़ रहा है। और सेल का मास कैसे बढ़ता है? अगेन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ से। तो इसका मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी जो मास इंक्रीज हो रहा है, वो एक्चुअल में मास इंक्रीज किसका हो रहा है? ईच सेल का। किसका हो रहा है बेटा? ईच सेल का। तो यहां भी आप सेम नाम दे सकते हैं, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। क्लियर? तो यूनिसेलुलर में एक सेल का मास इंक्रीज होता है, उसे भी प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ कहते हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो मास इंक्रीज होता है वो एक्चुअल में एक एक सेल का मास इंक्रीज होने से होता है। तो हर सेल के लिए अगेन वो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है। अब बात करते हैं इंक्रीज इन नंबर की। किसकी बात करते हैं? कि यूनिसेलुलर में इंक्रीज इन नंबर कैसा होगा और मल्टीसेलुलर में इंक्रीज इन नंबर कैसे होगा। देखिए हमने यहां डायग्राम बनाया यूनिसेलुलर के लिए। आप देख सकते हैं एक सेल मैंने बनाई है, उससे 2 सेल बन चुकी है, आप देख सकते हैं, और 2 से फिर 4 बन चुकी है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब यहां इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हुआ कि नहीं हुआ है? बिल्कुल सही हुआ। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, जो मैंने अभी आपको कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल की प्रॉपर्टी भी शो करता है और वो ऑर्गेनिज्म भी है। सही बात है? तो आप देखो स्टार्टिंग आपने यहां से करी, सही बात है? क्या ये सेल थी? यस। क्या ये ऑर्गेनिज्म था? यस। क्लियर? सेल डिवीजन हुआ, देखिए मैंने लिखा है वहां पर, सेल डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्या 2 सेल बन गई? यस। क्या 2 ऑर्गेनिज्म बन गए? यस, क्योंकि ये सेल भी है और ये ऑर्गेनिज्म भी है। देखिए अगेन मैंने सेल डिवीजन कराया, ठीक है। क्या 4 नई सेल बन गई? यस, 4 नई सेल बन चुकी है। क्या 4 नए ऑर्गेनिज्म बने? यस। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल जब हम कराते हैं तो वो ग्रोथ तो है, लेकिन सेल का नंबर बढ़ने का मतलब है ऑर्गेनिज्म का नंबर भी बढ़ गया है।
और बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ गया है तो बेटा वो तो रिप्रोडक्शन हुआ ना, कि नहीं हुआ, बताओ मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल कह रहा हूं तब तो वो ग्रोथ है, लेकिन अगर मैं यूनिसेलर की बात कर रहा हूं तो उसमें इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल का मतलब तो ये हो गया कि ऑर्गेनिज्म भी बढ़ गया, इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन भी है। देखिए मैंने लिखा है आपके लिए, गौर से पढ़िएगा। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म shows properties of both a cell and organism. Clear? In unicellular organism, increase in number of cell occur by cell division। जो भी आपने देखा कि सेल का नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा है, सेल डिवीजन से हो रहा है। क्लियर? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ऑल्सो इंक्रीजेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल का नंबर बढ़ा है तो ऑर्गेनिज्म का नंबर भी बढ़ा है, इसका मतलब increase in number of organism is called reproduction. Clear? Hence, in unicellular organism, increase in number of cell can be considered as growth, but increase in number of cell can also called reproduction because increase in number of organism भी तो हुआ है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो वापस देख लीजिए, नंबर ऑफ सेल बढ़ा है तो ग्रोथ है, और सेल ही ऑर्गेनिज्म है इसलिए ऑर्गेनिज्म का नंबर भी बढ़ा है, इसलिए रिप्रोडक्शन भी है। इसका मतलब इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल कैन बी कंसीडर्ड एज ग्रोथ एंड इट कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज रिप्रोडक्शन, और दोनों ही काम सेल डिवीजन से हुए हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो आप सेल डिवीजन कहो जिससे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हुआ है, जिससे इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हुआ है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करूं बेटा, तो यहां कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। जैसे मैं आपकी बात करता हूं, क्या आप एक ऑर्गेनिज्म है? बिल्कुल सही है। क्या आप एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है? बिल्कुल सही है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या मैं आपकी एक सेल को आइसोलेट कर लूं तो मुझे ये बताइए, क्या वो सिर्फ एक सेल रहेगी या वो एक ऑर्गेनिज्म काउंट होगी? नहीं, ऑर्गेनिज्म तो आप हैं एज अ होल। क्लियर? आप इस डायग्राम को देखें, ये देखिए हमने एक होल ऑर्गेनिज्म बनाया, ये एक होल ऑर्गेनिज्म काउंट होगा, इसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, इसमें सेल्स है बहुत सारी, लेकिन मैं इसकी एक सेल अगर सेपरेट कर लूं तो ये सिर्फ एक सिंगल सेल है बेटा, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो रहा है तो वो सिर्फ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ही है, वो इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं है। आ गई बात समझ में? इसका मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल जो है वो ग्रोथ तो है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि मल्टी सेलुलर में ऑर्गेनिज्म एक अलग बात है और सेल एक अलग चीज है। तो इसका मतलब यह हुआ बेटा कि मल्टी सेलुलर में इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल को मैं सिर्फ ग्रोथ कहूंगा, रिप्रोडक्शन नहीं कहूंगा। रिप्रोडक्शन यहां एक अलग फेनोमेनन है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल सिर्फ ग्रोथ है, अगर रिप्रोडक्शन कराना है तो वो एक अलग प्रोसेस है। दोनों बिल्कुल डिफर है, दोनों बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, दोनों बिल्कुल सेपरेट है। कौन दोनों? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। किसमें? मल्टी सेलुलर में। जबकि यूनिसेलुलर में दोनों क्या थी बेटा? सेम थी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां सेल भी बढ़ा और वहां ऑर्गेनिज्म का नंबर भी बढ़ा। तो मैंने आपके लिए लाइन लिखी है, देखिए, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म growth and reproduction are mutually exclusive event, not same as in unicellular। यूनिसेलुलर में दोनों क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। इज दिस क्लियर? चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर देखिए हमने आपके लिखा है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। दोनों के दोनों बिल्कुल बेटा क्या है? सेम है, क्योंकि वहां पर इंक्रीज इन नंबर को हमने ग्रोथ भी कहा और वहां नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बढ़ा, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो दोनों क्या होंगे? सिनोनिम्स। चलिए, अच्छा, दोनों ही काम सेल डिवीजन से कराए हमने, रिप्रोडक्शन भी और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल भी। तो यहां हम एक लाइन और कह सकते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि सेल डिवीजन ही
रिप्रोडक्शन का मोड भी है, क्योंकि उसी ने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज किया है। क्लियर? अब बेटा यहाँ दो टर्म बड़े इंपॉर्टेंट जिसमें आपको बुद्धि लगानी है, गौर से सुनिएगा। एक टर्म है ग्रो, क्या है? ग्रो। और एक टर्म है मल्टीप्लाई। देखिए, ग्रो का मतलब ग्रोथ से लगाएंगे और मल्टीप्लाई का मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ने से लगाएंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन से। अगर मैं कहूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इंक्रीज इन नंबर को हमने ग्रोथ कहा है। अगर मैं कहूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं सेल डिवीजन से, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी इंक्रीज हो जाता है सेल डिवीजन इंक्रीज होने से। इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो भी करते हैं सेल डिवीजन से और मल्टीप्लाई भी करते हैं सेल डिवीजन से। क्लियर? फिर हमने लिखा है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज रिप्रोडक्शन। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, यूनिसेलुलर में इंक्रीज इन नंबर को तो आपने कह दिया ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन भी, पर बेटा इंक्रीज इन मास को नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। इंक्रीज इन मास सिर्फ ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में तो ऑर्गेनिज्म का नंबर भी तो बढ़ना चाहिए और इंक्रीज इन मास में नंबर बढ़ता ही नहीं है। अब यही कॉन्सेप्ट मल्टी सेलर में लगाते हैं, अगेन वही वर्ड ग्रो और मल्टीप्लाई का। तो बेटा क्या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं? यस, क्योंकि जब उनमें सेल डिवीजन होता है तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन क्या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं सेल डिवीजन से? नहीं, वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो यहां पर ग्रो और मल्टीप्लाई दोनों अलग अलग चीजें हैं, जबकि यूनिसेलर में आप दोनों के लिए सेल डिवीजन वर्ड काम में ले सकते थे, जैसा कि हमने यहां पर लिया है। इज दिस क्लियर बेटा? चलिए ठीक है। तो ये तो आपने देखा यूनिसेलर और मल्टी सेलर में ग्रोथ के एस्पेक्ट अलग अलग है। यूनिसेलर में ग्रोथ रिप्रोडक्शन सेम चल जाता है और मल्टी सेलर में ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है। अब जरा देखते हैं ग्रोथ इन प्लांट एंड एनिमल, कि प्लांट और एनिमल की ग्रोथ में क्या फर्क है। चलिए, एक प्लांट में सबसे पहले आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। आपको एक ये ट्री नजर आ रहा है, इस ट्री में मैंने जमीन से 2 फीट ऊपर एक कील, एक नेल मैंने वहां पर जो है बेटा वो अंदर ठोक दी है इसके अंदर। क्लियर? और ये जो ट्री है वो हर साल 5 फीट बढ़ जाता है। एक सवाल है आपके लिए कि मैंने एक पेड़ में जमीन से 2 फीट ऊपर एक कील ठोक दी है और ये पेड़ हर साल 5 फीट बढ़ जाता है, तो आपको मुझे बताना है कि 10 साल बाद इस कील की जमीन से हाइट क्या होगी। 10 साल बाद इस कील की जमीन से हाइट क्या होगी? मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हैं। पहला दिया है 50 फीट, दूसरा दिया है 52 फीट, तीसरा दिया है 7 फीट और चौथा दिया है 2 फीट। आराम से सोचिए बेटा, हमने इस पेड़ पे जमीन से 2 फीट की हाइट पे एक कील ठोक दी है और वो जो कील है वो पेड़ में लगा दी हमने, और उसके बाद वो जो पेड़ है वो 5 फीट बढ़ जाता है हर साल। तो 10 साल बाद उस कील की जमीन से क्या ऊंचाई होगी? कैलकुलेट कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। लगा लिया दिमाग बेटा? चलिए देखिए, अगर आपका आंसर आ रहा है 52 फीट, क्या आ रहा है? 52 फीट, तो आपकी मैक्स बहुत बढ़िया। गौर से सुनिए मेरी बात को, बहुत इंटरेस्टिंग बात कहने जा रहा हूं मैं। अगर आपका आंसर आ रहा है 52 फीट तो आपकी मैक्स बहुत शानदार है। लेकिन अगर आपका आंसर आ रहा है 2 फीट तो बेटा आपकी बायोलॉजी बहुत बढ़िया है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट आंसर इज 2 फीट। अब आप सोचेंगे सर मेरा आंसर तो 52 फीट आया, हो सकता है किसी बच्चे का आंसर 2 फीट भी आया हो। सुनिए बेटा, तो राइट आंसर क्या है? 2 फीट। अब आप सोचेंगे सर 2 फीट कैसा आएगा, ये बताइए। बेटा वो ऐसे आएगा, याद कीजिए, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो हमेशा एपेक्स वाले पार्ट से होती है, इस जगह से। सही बात है, जहाँ पर एक मेरिस्टेम होता है। क्या होता है बेटा? मेरिस्टेम होता है कि नहीं होता है? तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर प्लांट की हाइट इस मेरिस्टेम के यहाँ से बढ़ रही है तो बेटा कील तो वहीं की वहीं रहेगी ना 10 साल बाद भी। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर? इसलिए आंसर गया है हमारा 2 फीट, क्योंकि प्लांट में हाइट जो है वो एपेक्स वाले पार्ट से बढ़ती है, जिसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो बेटा ओवरऑल नहीं होती, सब तरफ से नहीं होती, डिफ्यूज नहीं होती, पर्टिकुलर जगह से ही होती है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं ग्रोथ इन प्लांट इज लोकेलाइज्ड। कैसी है? लोकेलाइज्ड है। क्यों लोकेलाइज्ड है? क्योंकि वहां पर मेरिस्टेम है। क्या है बेटा? मेरिस्टेम। दे ग्रो फ्रॉम सर्टेन लोकेशन। प्लांट केवल कुछ ही लोकेशन से ग्रो करते हैं। लेकिन बेटा अगर यही चीज मैं एनिमल में करूं,
हालांकि मुझे कोई कील ठोकने देगा नहीं, लेकिन बेटा अगर हम कील एनिमल में ठोकें और कुछ टाइम बाद उसे नोट करें तो वो कील अपनी जगह से आपको शिफ्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज नहीं है, एनिमल में ग्रोथ डिफ्यूज्ड है बेटा। ध्यान रखिए, सब तरफ से बढ़ते हैं। आपने कभी देखा कि आपकी जो फिंगर्स है वो एक जो ये नेल्स वाला पार्ट है, जो टिप वाला पार्ट है, यहीं से बढ़ रही हो? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। हमारी ग्रोथ ओवरऑल है, नॉट फ्रॉम सर्टेन लोकेशन। आप याद करो, जब आप छोटे थे तो आपके हाथ पैर आंख कान नाक हर साइज छोटा था, क्लियर। जब आप बड़े हुए तो हर ऑर्गन का साइज उसी के रेस्पेक्ट में बड़ा हुआ है, आपकी ग्रोथ ओवरऑल हुई है, डिफ्यूज हुई है। सोच के देखो, हाथ छोटे रह जाते तो, ये दिमाग छोटा रह जाता तो? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो एनिमल में जो है वो ग्रोथ कैसी है बेटा? डिफ्यूज्ड होती। इज दिस क्लियर? चलिए, फिर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। प्लांट और एनिमल की ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है ना बेटा, वो ये है कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है। प्लांट बेटा जिंदगी भर बढ़ते हैं, आगे बात समझ में। जबकि एनिमल की जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड नहीं है। एनिमल में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होती है। आगे बात समझ में। आफ्टर अ सर्टेन एज ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। आगे बात समझ में? क्लियर? आई बात समझ में कि नहीं आई? प्लांट जो है वो जिंदगी भर बढ़ते हैं, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन बढ़ते हैं, जबकि एनिमल में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होती है। तो बेटा सवाल ये उठता है कि अगर एनिमल में ग्रोथ रुक गई तो क्या सेल डिवीजन भी रुक जाएगा? देखिए मेरी बात को गौर से समझिए। सेल डिवीजन दो काम करता है, ग्रोथ भी करवाता है और लॉस्ट सेल को रिप्लेस भी करवाता है, मैं कहूँ रिपेयर भी करवाता है। जब तक ग्रोथ हो रही है तब तक वो सेल डिवीजन ग्रोथ में भी काम आएगा और बीच बीच में रिपेयर में भी काम आएगा। अब ग्रोथ रुक गई तो क्या रिपेयर भी नहीं होगा? क्या होगा ना। इसका मतलब एनिमल में ग्रोथ भले ही रुक जाए पर सेल डिवीजन नहीं रुकेगा, ये रिपेयर में काम आएगा। अब आ गई बात समझ में। जबकि जब तक ग्रोथ हो रही थी तब तक दोनों में काम आएगा, ग्रोथ कराने में भी और जहां जहां रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी वहां रिप्लेस में भी काम आएगा। तो सर्टेन एज तक तो दोनों में काम आया, ग्रोथ कराने में भी और रिपेयर कराने में भी। लेकिन जब ग्रोथ रुक गई तो तब सिर्फ किस में काम आएगा? रिपेयर में काम आएगा। लेकिन अगर आप प्लांट की बात करते हैं तो बेटा प्लांट में जिंदगी भर ही ग्रोथ होती है। इसका मतलब प्लांट में सेल डिवीजन जिंदगी भर ग्रोथ का भी काम करेगा और जिंदगी भर रिपेयर का भी काम करेगा। प्लांट ग्रो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, दैट मीन इन प्लांट सेल डिवीजन अकर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम एक एस्पेक्ट और समझते हैं, ग्रोथ इन नॉन लिविंग एंड लिविंग। अब आप सोचेंगे सर ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है क्या? होती है बेटा, आइए जरा समझते हैं। कुछ नॉन लिविंग ग्रो करते हैं, ध्यान रखिएगा, सारे नहीं, फ्यू। कुछ नॉन लिविंग में आपको क्या देखने को मिलेगी बेटा? ग्रोथ देखने को मिलेगी। आखिर फर्क है क्या कुछ नॉन लिविंग और लिविंग की ग्रोथ में? वो देखते हैं। देखिए नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है ना बेटा, वो ध्यान रखिएगा, वो इंक्रीज इन मास के कारण है। किसके कारण है बेटा? इंक्रीज इन मास के कारण। और लिविंग में भी होती है। नॉन लिविंग में ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर से नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, इंक्रीज इन नंबर से नहीं, जबकि लिविंग में होती है। तो लिविंग में ग्रोथ इंक्रीज इन मास से भी है, इंक्रीज इन नंबर से भी है, जबकि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज इन मास वाली है। ओके, अच्छा, अब नॉन लिविंग में जो मास इंक्रीज होगा ना बेटा, वो अंदर से नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म से नहीं होगा, वो कैसे होगा? बाहर से, दैट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जबकि लिविंग में जो इंक्रीज इन मास होता है वो मेटाबॉलिज्म से होता है, दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नॉन लिविंग की ग्रोथ एक्सटर्नल है, लिविंग की ग्रोथ इंटरनल है। नॉन लिविंग की ग्रोथ सिर्फ मास इंक्रीज होने से होती है, लिविंग की ग्रोथ मास इंक्रीज होने से भी होती है और सेल का नंबर इंक्रीज होने से भी होती है। आगे देखो, ये जो मास इंक्रीज हुआ ये होगा अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से, जबकि यहां मास इंक्रीज होगा बाय मेटाबॉलिज्म से। अच्छा, किस में ऐसा होता है? तो बेटा माउंटेन्स ग्रो करते हैं, बोल्डर्स ग्रो करते हैं, सैंड ड्यून्स ग्रो करते हैं। जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ये जो माउंटेन्स हैं इनका साइज बदलता है, जबकि यहां आपको एग्जाम्पल मिलेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ग्रोथ भले ही कुछ नॉन लिविंग में हो रही हो पर हो तो रही है, भले ही इंक्रीज इन मास से हो रही हो पर हो तो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कह रहा हूं कि किसी में ग्रोथ हो रही है, बताओ वो लिविंग है या नॉन लिविंग? तो वो तो कोई भी हो सकता है, वो नॉन लिविंग भी हो सकता है और वो लिविंग भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ जो है बेटा वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ को हम
लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है, भले ही वो इंक्रीज इन मास वाली हो रही हो। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास ऑल्सो अकर इन नॉन लिविंग, हैंस ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। क्योंकि मैंने क्या कहा था, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, जो बिना किसी एक्सेप्शन के सब में मिले, और यहां तो एक्सेप्शन हो गया। क्लियर। हालांकि ध्यान रखना, इंक्रीज इन नंबर वाली नॉन लिविंग में नहीं है, वो सिर्फ लिविंग में है, ध्यान रखना, इंक्रीज इन मास वाली। क्लियर। तो मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं बेटा, आप उन स्टेटमेंट को कोशिश कीजिए जज करने की वो सही है या गलत। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, बिल्कुल सही है, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, ऐसा कोई लिविंग नहीं जो ग्रोथ ना करता हो। फ्यू नॉन लिविंग ग्रो, अभी आपने देख लिया माउंटेन्स वगैरह ग्रो करते हैं, तो फ्यू नॉन लिविंग ग्रो करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑल नॉन लिविंग ग्रो, गलत, सारे नॉन लिविंग ग्रो थोड़ा करते हैं बेटा, ये गलत हो जाएगा। फ्यू लिविंग डू नॉट ग्रो, क्या कोई ऐसा लिविंग है जो ग्रोथ नहीं करता, गलत, दुनिया के सारे लिविंग क्या करते हैं बेटा, ग्रोथ करते हैं। तो देखो बेटा, आज के सेशन में आप ये समझ गए कि लिविंग वर्ल्ड कितना अमेजिंग है, और लिविंग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। उसमें से पहली प्रॉपर्टी आपने आज देखी, दैट इज ग्रोथ। और अब आप ये जान चुके हैं कि ग्रोथ इंक्रीज इन मास भी है, इंक्रीज इन नंबर भी है, यूनिसेलुलर में अलग तरीका है, मल्टी सेलुलर में अलग तरीका है, प्लांट में तरीका थोड़ा सा अलग है, एनिमल में तरीका थोड़ा सा अलग है, इवन नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, चाहे वो अक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल से ही होती हो। तो बेटा आप इसे पढ़ें, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में आपको ये सारा टॉपिक मिल जाएगा, आप इसे पढ़िएगा, और जो भी आपके डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू।